चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। प्रार्थना से हम अपने सत्र का आरंभ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा श्वास ओम उच्चारण के लिए। शांति 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 है। धीरे से वापस आ जाइए। तो आज हमारे एनाटॉमी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन और जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमको जो है कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि किसका किस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन है, वो कहाँ सिचुएटेड है। तो जैसे कि हमारा जो है सर होता है, गर्दन है, कंधे हैं, चेस्ट है, हमारा पेट है, कोहनी है, बाजू है, हमारी उंगलियां हैं, हमारे जो है पैर है, घुटना है। तो इस तरह के हमारे विभिन्न अंग होते हैं जो कि हम ये बाहर से देखते हैं, है ना, ये सब हमारे बाहर से। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी शरीर का जो निर्माण होता है, अंदरूनी अंग होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल, हमारा जठर है, हमारा लीवर वगैरह है। तो ये कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसके समझने के लिए हम एनाटॉमिकल पोजीशंस वगैरह के बारे में हमें जानना जरूरी होता है ना। तो हाँ, इसी पिक्चर्स में ही देख लेते हैं हम जल्दी से। तो हमारा जो सर की तरफ की जो होती है वो क्रेनियल होता है, या हम उसको सुपीरियर बोलते हैं। जो निचली तरफ की या पैर की तरफ जो होता है उसको हम इंफीरियर बोल के चलते हैं। जो हमारे शरीर के मध्य रेखा, एक हम अगर मान के चलते हैं कि एक मध्य में रेखा है, तो उसके पास वाले जो है हम मीडियल कहते हैं, उससे दूर वालों को हम लेटरल कहते हैं। इंफीरियर को हम काउडल भी कहते हैं और सुपीरियर को हम क्रेनियल भी कहते हैं। जो हमारे पैर के तलवे जो होते हैं, है ना, यहाँ पे अगर जो है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे जो ऊपरी का जो है हमारा वो डॉर्सल पार्ट होता है, ठीक है। और अगर हम साइड से इसको हम बॉडी को अगर हाफ हाफ कर देते हैं, जो जो हमारी पीछे की तरफ जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर जो पार्ट है उसको हम डॉर्सल कहते हैं, और जो एंटीरियर वाला है वो हमारा वेंट्रल है। ओके, डॉर्सल जो पीछे की तरफ, वेंट्रल जो आगे की तरफ। और अगर हम एक प्लेन्स में डिवाइड करने के लिए किसी चीज को पढ़ते हैं, तो हमारा जो अगर हम शरीर के बिल्कुल मध्य रेखा से, जो कि हमारे नाक से बीच में से एकदम बीचों बीच में से जो रेखा अगर हम मान के चलते हैं कि प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन हमारे बॉडी के राइट और लेफ्ट पार्ट में हमारे बॉडी को साइड साइड पे डिवाइड करता है। फिर एक होता है कोरोनल, जो कि हमारे आगे और पिछले हिस्से को जो डिवाइड करता है, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में या डॉर्सल और वेंट्रल पे करता है, वो कोरोनल सूचर होता है। और फिर एक लेटा हुआ होता है जिसको हम ट्रांसवर्स करते हैं, जो कि हमारे सुपीरियर और इंफीरियर जो है पार्ट्स को समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, जो मध्य रेखा के पास होती है वो हमारा मीडियल है, दूर वाला लेटरल होता है, और इसी के राइट और लेफ्ट को भी हमारे बॉडी को डिवाइड करता है। जो बॉडी हमारी जॉइंट के जितनी नजदीक होती है, जो भी अंग जो हमारे जहां से जुड़ा हुआ होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, और दूर वाला डिस्टल होता है। तो इस तरह से हम अपने बॉडी के सभी अंगों का जो आपस में जो है विस्तार पूर्वक इसको समझ सकते हैं। जो अब यहाँ पर हम इस पिक्चर में देखेंगे, जो सर की तरफ है वो सुपीरियर है, पैरों की तरफ वाला इंफीरियर है, बीच के मध्य रेखा वाला मीडियल है, दूर वाला लेटरल है। जो जहां से शरीर जुड़ा हुआ है वो जो उसके पास होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, दूर वाला हिस्सा डिस्टल होता है। सुपरफिशियल जो बाहर की तरफ होता है, अंदर गहराई में जाता हुआ, वो हमारा डीप कहलाता है। तो सभी अंगों को हम इस तरह से हम पढ़ते हैं, ये हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। तो ये हमारे 3 प्लेन्स होते हैं, जो कि हमने ऊपर और नीचे को डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स होता है, आगे और पीछे को करता है, वो हमारा फ्रंटल होता है। जो साइड साइड में डिवाइड करता है वो हमारा सोजाइटल होता है। फ्रंटल को हम कोरोनल भी बोल के चलते हैं। ओके, तो ये हमारा वही दोबारा से सेजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन हो गया है। और हमारे पेट को भी अगर हम, क्योंकि पेट हमारा एक तरह से भानुमति का पिटारा होता है, सारे अंग होते हैं, उनको समझने के लिए हम इसको 9 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। तो 2 और आड़ी और तिरछी लाइनें, मतलब सीधी और लेटी हुई लाइनों में अगर हम करते हैं तो 9 भागों में हमारा पेट विभाजित होता है। एक मिनट, कोई आना चाहते हैं, मैं उनको एंट्री करने देती हूँ।
कौन सी स्लाइड चल रही थी? गई गई। हाँ। तो नाभि वाला हिस्सा अम्बिलिकल रीजन होता है, उससे ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक, और फिर उसके राइट साइड वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक ऊपर वाला, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। अम्बिलिकल के दोनों साइड पे जो है लंबर रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रिक के राइट और लेफ्ट वाले दोनों इलियक रीजन होते हैं। बॉडी कैविटीज होती है, हमारे शरीर पूरा खोखली गुफाओं की तरह होता है, उसके अंदर हमारे विभिन्न जो है अंग होते हैं। तो हमारा एक क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क होता है, और वहीं से ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, ये हमारी डॉर्सल कैविटी होती है। वेंट्रल कैविटी में हमारे थोरेसिक रीजन, हमारे एब्डोमिनल रीजन, और दोनों को हम थोरेसिक को एब्डोमिनल भी कहते हैं, और हमारा पेल्विक कैविटी भी होती है। एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी दोनों एक दूसरे से मिली हुई होती है। थोरेसिक और एब्डोमिन एक डायफ्राम की मदद से अलग अलग होते हैं। तो हमारी डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी हमारी तीन उसमें विभाजित होती है, तो थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक। ओके। तो उसके बाद अब हम अपने शरीर की रूपरेखा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर का जो सबसे पहले ढांचा तैयार होता है, ढांचा तैयार होता है हमारी हड्डियों के माध्यम से। तो उन हड्डियों को भी पढ़ने का हमारा जो श्रेष्ठ माध्यम रहता है कि हम जो पहले बीच में जो उसकी हड्डियां होती हैं, जो उनको हम एक्सल स्केलेटन होते हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसके साथ जुड़ी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको अपेंडिकुलर बोलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हाथ और पैर हमारे जो जुड़े हुए होते हैं वो हमारे अपेंडिकुलर लिम्ब कहलाते हैं। उसमें हमारे हाथ की हड्डियां अलग होती है, पैर की हड्डियां अलग होती है, लेकिन दोनों को अगर हम देखा जाए एक रचनात्मक तरीके से, तो लगभग लगभग वो हमें एक तरह से दिखने में सही ही लगती हैं। और हड्डियों को देखने के लिए हम एक्सरे की मदद करते हैं, उसमें जैसे हड्डियों के बारे में जो है हमें अच्छे से पता चल जाता है। आपको दिख रहा होगा जो काला काला जो दिख रहा होता है वो खोखली चीजें होती है, और जो थोड़ी हार्ड चीजें जहां पर होती है वो व्हाइट कलर के पिक्चर में आती हैं। तो इस पिक्चर में हमें हार्ट भी दिखाई दे रहा है, हमारे लंग्स जो है खोखले के रूप में होते हैं, और हमारी हड्डियां दिखाई देती हैं। डायरेक्शनल टर्म्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है। बॉडी की मूवमेंट्स जो हमारी होती है वो, एक मिनट, बॉडी की मूवमेंट्स जो होती है, जब हमारी एक्चुअली शरीर है, हमारे मसल्स शरीर के अंदर क्या करती हैं, वो हमारी मूवमेंट को लेकर आती हैं। तो जब हम शरीर आगे झुकाते हैं वो फ्लेक्शन होता है, ये हमारी पीठ के मूवमेंट्स होते हैं। पीछे जाते एक्सटेंशन होता है, साइड पर टर्न होते हैं, लेटरल फ्लेक्शन होता है, राइट और लेफ्ट होता है। और अगर कमर घूमती है गोल में, इसको हम रोटेशन कहते हैं। कंधों को भी ऐसे ही करते हैं, फॉरवर्ड रोटेशन होता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है। कंधों को ऊपर लेके जाना एलिवेशन होता है, नीचे लेके आना डिप्रेशन होता है। अगर हम पूरी बाजू को घुमाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, ये कंधे का है, आगे से घूम के जाता है तो फ्लेक्शन है, वापस लेके आना एक्सटेंशन है। अगर हम इस तरह से गोल उसमें घुमाते हैं, ऊपर लेके जाना, जो कि जैसे कि जंघा शक्ति विकासक क्रिया में हम अपने हाथों को साइड से ऊपर लेके जाते हैं, वो हमारा एबडक्शन कहलाता है। और अगर हम मध्य रेखा की तरफ लेके जा रहे हैं वो एडक्शन होता है। ऐसे ही पैरों का है, हिप जॉइंट से अगर हम अपने पैर को सीधा आगे करते हैं वो फ्लेक्शन होता है, पीछे लेके जाते एक्सटेंशन होता है, साइड पे लेके जाते हैं तो एबडक्शन होता है, वापस अंदर की तरफ लेके आते हैं तो एडक्शन होता है। अगर हम पैर को घुमाते हैं, यहाँ पे हिप का ही क्योंकि रोटेशन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, उसी को अंदर की तरफ करते हैं, इंटरनल रोटेशन होता है। घुटने को अगर हम पीछे की तरफ मोड़ते हैं वो उसका फ्लेक्शन होता है, आगे सीधा करना इज द एक्सटेंशन। और हम अपने पैर के तलुओं को अगर हम बाहर की तरफ करते हैं तो इवर्जन होता है, अंदर की तरफ करना इनवर्जन कहलाता है। ये अलग अलग बॉडी के मूवमेंट्स है, ये हम पहले बहुत कर चुके हैं, और अभी भी हमने इसको देख लिया है, अलग अलग बाजू का है। अगर नॉर्मली हम जैसे कंधे को लेके जा रहे हैं फ्लेक्शन है, वापस हम एक्सटेंशन लेके जाते हैं, लेकिन अगर जो मध्य रेखा से फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे वो हाइपर एक्सटेंशन होता है, और मध्य रेखा से और पीछे की तरफ ले जाएंगे हाइपर फ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे ही इसका एडक्शन और एबडक्शन है। एडक्शन बॉडी की तरफ जब एड करते हैं वो होता है, और एबडक्शन जो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। कंधे का हम अगर हाथों को इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ रखते हुए अंदर लेके आते हैं, मीडियल रोटेशन है, बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन कहता है। और अगर हम इस हाथों को भी खड़ा करके रखते हैं या लिटा के नीचे रखते हैं तो प्रोनेशन होता है, ऊपर करते हैं तो सुपिनेशन, अगर बीच में खड़ा करते हो तो सेमी प्रोन पोजीशन हमारी होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिर से वही है, एक बार मैं इसको देख लेती हूँ। तो टर्मिनोलॉजी हमने ये सारी आज देखी बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, है ना। आपको अपने बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, ये चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने सेल के बारे में। हम पहले बात करते हैं कि हमारा सेल, शरीर का निर्माण जो एक सेल से होता है। तो सेल बेसिकली जो है हमारा एक सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की होती है, खुद अपने अंदर एक ये फैक्ट्री बने हुए होती है।
सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और आजकल हम इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सेल की पूरी हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग सेल जो बेसिकली है, एक लैटिन जो वर्ड है सेला से आया है, जिसका मतलब है खोखली गुफा। ठीक है ना। तो ये बार बार हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है। और इसको आगे कर देती हूँ। सेल जो हमारा बनता है, तीन हम इसके पार्ट्स में हम इसको मेन के चलते हैं। बाहर वाली जो होती है उसकी बाउंड्री होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर बीच में उसके बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, जो कि एक लिक्विड के अंदर होती है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका खुद का एक ब्रेन होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी वाली हमारी लेयर होती है, जो कि सेल को एक शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है, और एक्सचेंज भी होता है। वहां से जो काम की चीजें होती हैं वो अंदर आती है, जो बेकार चीजें होती है वो बाहर भी जाती हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल के अंदर का सारा लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनेलीज होती है, जो सारे सेल का काम संभालती हैं। तो उसके अंदर हमारे जो है प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जिनका सबका काम बटा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली क्रेब साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये हमारे जो है मेटाबॉलिज्म में जो है मदद करती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा हीमो, यहाँ पे इसके और भी काम होते हैं। बेसिकली एनर्जी बनाता है, तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल के चलते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो स्टोर होती रहती है। और जो वसा का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर बेसिकली यहाँ पे हमारे स्टेरॉइड्स का भी निर्माण होता है, और हीमोग्लोबिन के भी ये बनाने में मदद करता है। तो न्यूक्लियस के बाद हम आएंगे, जो ब्रेन होता है सेल का। न्यूक्लियस की खुद की एक लेयर होती है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बीच बीच में से लेकिन थोड़ा सा गैप होता है, जो कि न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। फिर इसके अंदर धागे की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये ही हमारे जीन्स होते हैं असली। ये क्रोमेटिन की शेप में यहाँ पर होते हैं। और खुद फिर इसका भी एक केंद्रक होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो जितना भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यहीं पर ही सारी जो स्टोर होती है। इसके बाद जो हमारे मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन हो गया। बेसिकली क्रोमेटिन जो हमारे होते हैं, या डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हिस्टोन्स के बने हुए होते हैं। और इन क्रोमेटिन में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हमारा जो सेल का रिप्रोडक्शन इसका अलग से होता है, माइटोसिस मियोसिस के उसके अंदर, तो ये जो है क्रोमेटिन हमारे क्रोमोसोम्स बनके अलग अलग उसमें विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि अब इस सेल डिवीजन में देख रहे हो, माइटोसिस होती है जब 1 से 2 सेल बनते हैं। ये जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, 1 से 2 सेल से ये इसी माध्यम से ही बनते हैं। इसको हम माइटोसिस प्रक्रिया बोलते हैं। तो उसमें हमारे न्यूक्लियस के पहले हमारे जो है सेंट्रोमियर्स बनते हैं, फिर जो है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, आधे आधे क्रोमोसोम्स उसमें बट जाते हैं। और इस तरह से हमारे जो है बॉडी के 2 सेल्स बन जाते हैं। जो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये तो हमारे नॉर्मल सेल्स से, रिप्रोडक्टिव सेल्स हमेशा हमारे मियोसिस के माध्यम से होते हैं। यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है पूरी आधी आधी ही जाती है। यहाँ पर माइटोसिस में हमारे 1 से 2 सेल्स बनते हैं, जिनमें हमारे क्रोमोसोम्स 46 जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल्स बनते हैं, और उसमें हमारे 23 क्रोमोसोम्स ही जाते हैं। तो इन्हीं क्रोमोसोम सेल से ही पता चलता है कि आगे का जो बच्चा है कैसा होगा। जैसे फादर के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर के पास XX होते हैं। तो इनके मेल से ही पता चलता है, चांसेस होते हैं तो ये क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 50-50 चांसेस होते हैं कि लड़की बनेगी, 50 चांसेस होते हैं लड़का बनेगा। तो नो वन कैन प्रिडिक्ट कि कौन से जीन्स का कौन से क्रोमोसोम्स का किससे हमारा हो रहा है। अब सेल की हमारे काम भी बहुत करते हैं। रेस्पिरेशन का काम भी यहाँ पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एसिमिलेशन भी होता है, काफी चीजें यहाँ पे एसिमिलेट होकर उनका फिर आगे से प्रोडक्शन भी होता है, उनका जो है सिक्रीशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बाहर जाते हैं, ग्रोथ और रिपेयर ये करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन भी होता है, और मूवमेंट भी, और इरिटेबिलिटी भी, ये सारे जो काम है हमारे एक सेल में जो है हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा टिश्यूज का नहीं आया। ओके, अब हम स्केलेटल सिस्टम को देख लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली हमारे शरीर का जो है
हड्डियों का के बारे में है। तो हमारे शरीर में लगभग लगभग कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं, और बच्चों में 300 होती हैं। और जितनी भी हड्डियां हैं हमारे एक फाइब्रस टिश्यू से बंधी रहती है, और उनके कोनों पर हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? हमारे शरीर का ढांचा तैयार करना, रक्षा करना जो अंदरूनी अंग होते हैं, और गति में मदद करना, क्योंकि मांसपेशियों की सहायता से ये निर्माण करते हैं। हड्डियों के अंदर हमारा स्टोर हाउस भी होता है, वहां पे हमारा कैल्शियम और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और इनके अंदर हमारे ब्लड सेल्स का भी निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की हड्डियां होती है, टोटल 206 हैं, लेकिन अलग अलग आकार की होती हैं, कोई लंबी, कोई चपटी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई कैसी। तो हमारी 5 तरह की होती है। पहली होती है लंबी हड्डी, जो हमारे हाथ पैरों की हड्डियां होती हैं वो लंबी होती हैं, फीमर और टिबुला जैसी। छोटी हड्डियों में लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर की होती है, जो कि हमारी कलाई में और हमारी टखने की हड्डियां होती हैं। चपटी हड्डी जो होती है वो हमारी रिब्स होती हैं, हमारी स्कैपुला होती है, हमारी स्टर्नम, ये सारी हमारी, और हमारे कपाल की हड्डी, ये सारी फ्लैट बोन्स होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी वाली हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी हिप बोन होती है। फिर सेसमोइडल बीज के शेप की जो हमारी होती है वो पटीला और हमारी होती है पिसिफॉर्म बोन, जो कि हमारी कलाई का ही एक जो है अंग होता है। उसके बाद हड्डियां बनती कैसे हैं? हड्डियों की जो होती है जल इसमें 25% होता है, और ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें कि हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ओसिन, म्यूकोप्रोटीन, क्रिएटिन, ये एक सॉर्ट ऑफ हमारे ये प्रोटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये सब काफी सारी चीजें जो होती हैं। तो इन ऑर्गेनिक की वजह से ही हार्डनेस होती है। कार्बनिक जो होते हैं ये इसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी देते हैं, तो इसलिए हमारी बोन्स इसी तरीके से होती हैं। अगर बोन के अंदर के हिस्से में हम जाते हैं तो दो उसके सिरे होते हैं, बीच में जो लंबाई होती है, तो इसमें हम देखते होंगे तो यहाँ पर हमारे अंदर की तरफ बोन मैरो होता है, इसे हम मज्जा बोलते हैं। तो आप देख रहे होगे जो है यहाँ पर हमारे जो कोनों की तरफ हमारे रेड बोन मैरो होता है, बीच में हमारा येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो में हमारा जो होता है रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन होता है। और येलो बोन मैरो में हमारे फैट का जो है डिपोजिशन होता है बेसिकली। और भी बहुत सेल्स हमारे यहाँ पर बनते हैं, जो कि हमारे आरबीसीज होते हैं। अब सेल जो बनते हैं, हमारे हर चीज का निर्माण सेल से होता है, तो हमारे हड्डी के भी सेल्स जो होते हैं, इसलिए हड्डी जब निरंतर अगर टूट जाती है, नहीं बनती रहती है, तो हमारे 4 प्रकार के मुख्य सेल्स होते हैं। जब छोटे बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑस्टोजेनिक सेल से ही, यहाँ से ही शुरुआत होती है, फिर वो आगे अलग अलग सेल्स में बन जाते हैं। तो 3 तरह के सेल्स बाकी हमारे शरीर में मुख्यतः रूप से रहते हैं, जो कि पहला होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन का फॉर्म करना शुरू करता है, फिर ऑस्टियोक्लास्ट उसको न्यूट्रिशन देता है, और जो ऑस्टियोसाइट्स होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसी वजह से हमारी हड्डियों का जो है पूरा मेंटेनेंस रहता है, सबका काम उस हिसाब से बटे हुए होते हैं। तो हमारे हड्डियों में जो है मेन कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ और बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं। तो मेन कैल्शियम जो होता है 99% होता है, फॉस्फेट 88% होता है, और मैग्नीशियम भी 54% तक होता है। अगर किसी हड्डी के अंदर अलग अलग जो होते हैं आकार वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग तरह से पढ़े जाते हैं। अगर कोई छेद होता है तो उसको हम फोरामेन बोलते हैं। अगर खोखली गुफा सी जो होती है हम उसको साइनस भी कहते हैं। और अगर हम हड्डियों को पढ़ना है हमें, तो हम इसको 2 भागों में विभाजित होकर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, जो कि बिल्कुल सेंटर में आता है, हमारे बॉडी का एक्सेस बनाता है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन। उसमें हमारी 80 हड्डियां होती हैं। उसके बाद उससे जुड़ी हुई सारी हड्डियों को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जो कि हमारी 126 हड्डियां होती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से हमारे खोपड़ी में हम देखते हैं तो 22 हड्डियां होती है, हमारे रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां, हमारी जो स्टर्नम है, हमारी चेस्ट बोन है, वो 1 होती है, हमारी पसलियां दोनों साइड 12-12 मिला के 24 होती है, हमारे कान के अंदर दोनों साइड पे 3-3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, गले में हड्डी होती है, दैट इज द हायोइड बोन। सिर्फ अकेली ये हड्डी होती है जिसका किसी और के साथ कोई भी तालमेल नहीं है, नहीं तो आप देख रहे होगे सारी हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ हायोइड बोन होती है जो किसी और हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे हाथों पैर की हड्डियां होती हैं। कंधे का जो हमारा जोड़ होता है यहाँ पे उसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। फिर हमारे हाथ की हड्डियां होती है जो कि टोटल 30 होती है। ऐसे ही हमारे पैर में भी टोटल हड्डियां 30 होती है, और हमारे हिप बोन की 2 हड्डियां होती है जिसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। हमारे स्कल के बारे में हम देखते हैं तो स्कल में हम जो पूरा जो स्कल बनता है वो एक तो हमारी
क्रेनल बोन्स और फेशियल बोन से बनता है। क्रेनल बोन्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वहां पे 8 हमारी हड्डियां होती है। एक तो सामने वाली हमारी फ्रंटल होती है, ऊपर वाली पैराइटल होती है, 2 राइट और लेफ्ट होती है, पीछे वाले ऑसिपिटल भी एक होती है, कान के ऊपर वाली टेम्पोरल होती है। टोटल इस तरह से हमारी 8 हड्डियां होती है। लेकिन अभी आपको तो दिखाई कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 2 हड्डियां हमारे बिल्कुल कान के भीतर होती हैं और एक 2 आंख के बिल्कुल पीछे जाती है, वो होती है एथमॉइड होती है, और एक बिल्कुल बेस में हमारे बीचों बीच होती है, वो स्फेनॉइड बोन होती है। तो टोटल 8 हड्डियां होती है। उसके बाद हमारी जो है फेशियल बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स हमारी चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पहले नाक की जो हड्डी होती है नेजल होती है, वो 2 होती है, राइट और लेफ्ट करके। फिर हमारी आंसुओं के पास, ग्रंथियों के पास होती है, वो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। फिर हमारी पैलेटाइन बोन होती है जो कि हमारे तालू को बनाती है, और बीच में हमारी नाक के बीच में ये होती है, वो वोमर होती है। फिर साइड की हमारी पिन नेजल कैनका कहलाती है। हमारी जो चीक बोन होती है वो जाइगोमेट्रिक, यहाँ पर आप देख रहे हो। फिर हमारे ऊपर वाले जबड़े के वाली जो हड्डी होती है मैक्सिला होती है, और फिर हमारी मैंडिबल एक हड्डी होती है जो निचले जबड़े की होती है। ये अकेली पूरे खोपड़ी में एक ऐसा यही जोड़ होता है जो सिर्फ यहीं पर ही इसकी मूवमेंट होती है। तो टोटल हमारी जो हड्डियां हो गई 22, 8 हमारी क्रेनियल बोन्स की और फेशियल बोन्स की हमारी 14 होती है। कान की 2 छोटी छोटी, दोनों साइड पर, राइट और लेफ्ट साइड पर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है जिनके नाम होते हैं मेलस इनकस्केप्स। इनकी शेप के अनुसार इसका होता है। मेलस थोड़ी सी हथौड़ी के आकार की होती है, जैसे आप देख रहे हो, कान का पर्दा है, इसी के साथ सटी हुई मेलस है। फिर इसके साथ साथ इनकस जैसे मोची का जो काम करने का होता है, और घोड़े की जहाँ पे हम बैठने के लिए जो एक अपना शू जहाँ पर हम रखते हैं, वो इस तरह का स्टेपीज होती है। और इन तीनों में हड्डियों में स्टेपीज ही सबसे छोटी होती है। ये 3 हड्डियां होती हैं दोनों कानों में, तो टोटल 6 होती हैं। हायोइड बोन होती है, जैसे घोड़े की नाल होती है, हमारे गले के अंदर होती है, हमारी जीभ के साथ इसकी अटैचमेंट होती है बेसिकली। और सिर्फ ये एक लौती हड्डी है जो पूरे शरीर में अकेली होती है। उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, पीछे से सीधी दिखती है, लेकिन साइड से देखोगे तो उसमें डबल एस शेप की होती है, 2 कर्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारी हम विभाजित करते हैं इसको 5 हिस्सों में। पहले गर्दन की हड्डियां होती है जिसमें 7 होती हैं, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। पसलियां 12 होती है, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हमारी चेस्ट की बोन्स होती हैं जिनको हम थोरेसिक बोन बोलते हैं। ये टोटल 12 होती हैं। इसके बाद हमारी कमर में हमारी 5 ही हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी हमारी रीढ़ की हड्डियों में यही होती है, क्योंकि पूरे शरीर का भार इन्हीं के ऊपर ही आता है, और सिर्फ ये गिनती में 5 ही होती हैं। इसके साथ हमारी नीचे पेल्विक एरिया में जाने वाली बोन होती है जो कि हमारी स्टर्नम कहलाती है। उसके नीचे हमारी सबसे छोटी टेल बोन होती है। पहले कभी ये 5 होती थी, अब सिर्फ फ्यूज होके 1 ही रह गई है। और हमारी सबसे नीचे टेल बोन में भी पहले कभी 4 होती थी, अब ये 1 ही रह गई है। अब हम अपने करेंगे वक्षस्थल की बात करेंगे, तो हमारी चेस्ट के सामने एक बोन होती है जो कि चपटी हड्डी होती है, और ये कटार की शेप पे होती है। इसके साथ ही हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, 12-12 पसलियां दोनों साइड होती है, टोटल हमारी 24 पसलियां होती हैं। स्टर्नम के साथ जो हमारी 7 हड्डियां डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। 7वीं हड्डी के साथ 8वीं 9वीं 10वीं जुड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली चेस्ट से ना जुड़ के 7वीं के माध्यम से जुड़ी होती है। उसके बाद 2 हड्डियां रह जाती है, 11वीं और 12वीं। वो पीछे से तो जुड़ी हुई होती है रीढ़ की हड्डियों से, लेकिन आगे वो किसी से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब भी कहा जाता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पूरा एक पिंजरा बना के प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद पेंडिकुलर हमारी जो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, तो हमारे कंधे पे जो हमारी स्कैपुला दोनों साइड होती है। फिर उसके बाद हमारी हंसली की हड्डी होती है, ये बेसिकली हमारे कंधे को बनाने में मदद करती है, इसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और ऐसे ही पल्विक गर्डल होता है कि जो हमारा पेल्विक एरिया बनाता है, वो हमारी 2 हिप बोन होती हैं। हिप बोन के पार्ट होते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इस तरह से ये हमारे पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। फिर हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं, बाजू पे हड्डी होती है हमारी जो कोहनी और कंधे के बीच वाली ह्यूमरस होती है, और फिर कोहनी और कलाई के बीच वाली 2 होती है, रेडियस और अल्ना होती है। हमारी कलाई के उसमें उनको हम कार्पल्स बोलते हैं, वो 8 हमारी होती है। फिर हमारे हथेली की जो है 5 हड्डियां होती है, मेटाकार्पल्स, जो कि वर्टेब्रा से जुड़ी हुई होती है, और उंगलियों में हमारे फेलेंजेस होते हैं जो कि होते हैं 14। इसके बाद हमारी जो कलाई की हड्डियां होती हैं, हमारी जो 8 होती हैं, उनके भी नाम होते हैं। तो स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ये हमारी 4 इस तरह से लेयर पे बिछी हुई होती हैं। फिर है कैपिटेट, हैमिट, पिसिफॉर्म, ट्राइकेट्रियम और लियोनेट। ये हमारी 8 हड्डियां होती हैं जो कि इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेटाकार्पल्स होते हैं जो कि हमारी हथेली को बनाते हैं, और उन्हीं के साथ हमारी उंगलियों की होती है जिनको फेलेंजेस बोलते हैं। जो पास वाली, जो हथेली के पास वाली है, वो होती है प्रॉक्सिमल
बीच वाली इंटरमीडिएट और दूर वाली डिस्टल जो है प्रॉक्सिमल। फिर हमारी पैरों की बात करती है तो जैसे हमारे हाथ में थी ऐसे ही जो ह्यूमरस होती है, हमारी थाई बोन होती है, फीमर होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी हमारी होती है। और उसके बाद घुटने में हमारे एक आगे घुटने की ढक्कन की बोन होती है जो कि हम पटीला कहलाते हैं। और उसके बाद नीचे दो बोन्स होती है, टिबिया और फिबुला। टिबिला यहाँ पे मेन में आती है, फिबुला साइड में अटैच होती है। टखने की हड्डियों को हम बोलते हैं टार्सल, जो कि साथ होती हैं। फिर वहां पे हमारे पैर के तलुए को जो बनाते हैं वो होती है मेटाटार्सल, और हमारी उंगलियों को फिर से हम कहते हैं फेलेंजेस। तो हमारी जो एंकल की जो हमारी होती हैं, जो हमारी टखने की 7 हड्डियां होती हैं, वो हमारी होती है टेलस, जो कि हमारी साइड की जो एड़ी की आपको देखते होगी वो बनाती होगी। तो हमारी एड़ी जो हील जो बनती है बेसिकली वो कैल्केनियस से बनती है। फिर हमारी यहाँ पे नेविकुलर नाव के आकार की होती है क्यूनिफॉर्म, जो कि हमारी 3 होती है, एक इंटरमीडिएट, मीडियल और लेटरल, और फिर एक क्यूबॉइड बोन होती है। ये सारी 7 हड्डियां होती है, मिलके हमारे एंकल को बनाती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद ये बोन्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने जॉइंट्स की। तो जहां जहां हमारी हड्डी मिलती है उस भाग को हम जॉइंट कहते हैं। तो जहां पर भी 2 से ज्यादा हड्डियां मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट। कई प्रकार के जॉइंट होते हैं हमारे, एक तो जो हिलते ही नहीं है, कभी भी नहीं हिलते, एक होते हैं थोड़ा बहुत हिलते, एक होते हैं जो बहुत अच्छे से हिलते हैं। तो ये हमारे इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और परफेक्टली मूवेबल हम जॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। जो कभी भी नहीं हिलते हैं, इमूवेबल के जो होते हैं, वो फाइब्रस से उनके बीच में जो फाइबर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और जहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट होती है वहां पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। और जो हाईली मूवेबल होते हैं उनमें हमारे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। नॉन मूवेबल के जॉइंट्स है जो हमारे स्कल के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं आपस में है अटैच होती हैं, उनके बीच में हम उनको सूचर्स कहते हैं, उसका एग्जांपल होता है। और हमारे दांत जो है हमारे जबड़े में जो होते हैं उनको गॉम्फिसिस बोलते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है। यहाँ पे ये हमारा जो इनका जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट होता है, फाइब्रस प्रेजेंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल हमारी रीढ़ की हड्डी आपस में होती है, इनके आपस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। जैसे ट्रेन की बोगी जो होती है आपने देखा होगा ना, आपस में उनके अगर देखोगे तो गैप ही नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा गैप करके वो कई बार ट्रेन जो है पूरी घूम जाती है। आप अगर पीछे के डब्बे में बैठे आगे का इंजन दिखाई देता है, अगर वैसे देखोगे तो नहीं। तो ये स्लाइटली मूवेबल होती है। इन दोनों हड्डियों के बीच में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एम्बी आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरह के ये है। और हमारी जो हिप बोन के बीच में जो आगे की हिप बोन जो आगे मिलती है वो वहां पर उसको हम वो प्यूबिक पार्ट होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, वहां पर भी हमारा जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। समय आने पे इसकी जब स्पेशली जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग की जरूरत होती है तो वो हो भी जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली मूवेबल जॉइंट। परफेक्टली मूवेबल जॉइंट में हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, वहां पे एक तरह का लिक्विड भरा होता है जिसको कि हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। कैविटी प्रो होती है, साइनोवियल क्लेविटी होती है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, एक तरह का जेल होता है। और उसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन के लिए, उस पूरे को हम फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पर मूवमेंट जो होती है दोनों हड्डियों के बीच में अच्छे से हो जाती है। अगर क्योंकि कैविटी नहीं होगी, अगर स्पेस नहीं होगा तो वहां पे अच्छे से मूवमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। तो हमारे फुली मूवेबल जॉइंट्स में जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज, ग्लाइडिंग, पिवट, सैडल जॉइंट और एलिप्सॉइड जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कंधे और पेल्विक बोन में होता है। यहाँ पर हमारा एक पार्ट जो होता है वो गोला होता है और एक उसको गोले को प्रिजर्व करने के लिए हिंज टाइप का होता है। तो ये हमारा ये मैक्सिमम लगभग लगभग हमें 360 डिग्री की जो है मूवमेंट भी देता है। फिर हिंज जॉइंट होते हैं, जैसे कि हिंज होते हैं हमारे दरवाजे के कब्जे, एक ही डायरेक्शन में खुलते बंद होते हैं, ऐसे ही हमारे होते हैं हमारी कोहनी में और हमारे घुटने में। तो एक ही डायरेक्शन में आप देखते हो कई होते हैं। ग्लाइडिंग होते हैं जो फिसलते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हमारे होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि हमारी कलाई, उनको हम अपने कलाई की हड्डियों के जो है वो उसमें हम मानते हैं। पिवट जॉइंट में एक चीज पॉइंटेड होती है और एक रिंग उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो हमारी गर्दन की हमारी C1 और C2 जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 जो हमारी एटलस है और सर्वाइकल एक्सिल सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस 2, उन दोनों के बीच में ये वाली मूवमेंट होती है। और सैडल जॉइंट जो होते हैं जैसे घोड़े की जीन के ऊपर जो बैठते हैं ना, तब वहां पर जो होती है, सुन बोलिए जाना, तो अंगूठे का जो हमारा मूवमेंट होता है 90 डिग्री के लगभग भी सैडल जॉइंट होता है। फिर एलिप्सॉइड जॉइंट होता है और
एलिप्सॉइड जॉइंट की इधर पिक्चर इसमें नहीं दिखाई है, जिसको हम कॉन्डोलॉइड जॉइंट भी ऐसे हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे मूवमेंट जो बेसिकली एलिप्सॉइड जॉइंट हमारा प्लेन जॉइंट में, ग्लाइडिंग जॉइंट आर द प्लेन जॉइंट, यस। एलिप्सॉइड जॉइंट हमारे कॉन्डोलॉइड जॉइंट के इसमें होते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी सी फिसलती हुई एक दूसरे के उस पे हो जाती है। ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मैंने बताया था हमारे कंधे, और उसमें हिंज जॉइंट हमारे दरवाजे की तरह होते हैं, हमारी कोहनी और हमारे नी में। ग्लाइडिंग जॉइंट जो एक दूसरे पे फिसलते हैं हमारे, वो हमारे कार्पल्स और टार्सल्स में होती है। पिवट जॉइंट मैंने आपको बताया था हमारी, ये देखो, ये ऊपर वाली हमारी एटलस है, नीचे वाली एक्सिस बोन है, इसके ऊपर होता है, और हमारी रेडियस और अल्ना के बीच में भी ये हमारा होता है। सेडल जॉइंट जो ऐसे गिड़े की जीन के ऊपर हम बैठते हैं ना, ये वाला मूवमेंट होता है। तो ये अंगूठे और कार्पल के बीच में, जो हम मेटाकार्पल के बीच में होते हैं। एलिप्सॉइड जॉइंट हमारे यहाँ पर ये उंगलियों जो होती हैं, यहाँ पे फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में यहाँ पर हमारी होती है, ये एलिप्सॉइड जॉइंट होती हैं। तो ये जॉइंट के बाद अब हम थोड़ा मसल्स के बारे में देख लेते हैं। मसल्स जो होती है हमारी हड्डियों से अटैच होती है। बेसिकली हमारी 3 तरह की मसल्स होती हैं, और मसल्स की खूबी होती है कि मूवमेंट इसी में ही होती है। तो जितनी भी जो भी मोशन हमारी बॉडी में होता है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से ही होता है। इरिटेबिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। हमारे शरीर का लगभग 40% होता है, और 600 से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, जिसमें से 400 तो हमारी वॉलंटरी मसल्स ही बोली जाती है। और हमारी पीठ के अंदर जो वॉलंटरी मसल्स है, हमारी पीठ में लगभग 180 पाई जाती है। 3 तरह की मसल्स ही हमारी, एक वॉलंटरी जो हमारी इच्छा से चलती है, एक हमारी बिना इच्छा के चलती है, एक हमारी कार्डिक मसल्स होती है जो हमारी इच्छा से चलती है, उनको हम जो है स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल भी कहते हैं। और एक हमारी होती है जो इच्छा के बगैर चलती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन की स्मूथ मसल होती है। और हमारी कार्डिक मसल्स होती है, दिखने में तो हमारी स्केलेटल मसल जैसी होती है, लेकिन हमारी इच्छा से नहीं चलती है। ये अलग ही कैटेगरी में होती है, जो हृदय की पेशी होती है, जो निरंतर काम करती रहती है। अब हड्डी से हड्डी जहाँ जुड़ती है, तो वो हमारे किसके माध्यम से जुड़ती है, हमारे लिगामेंट से। और जब मांसपेशी हमारी हड्डी से जुड़ती है, वो हमारी टेंडन के माध्यम से जुड़ती होती है। तो मसल और सीधी हड्डी एकदम से नहीं जुड़ती, बीच में इनके क्या आता है, टेंडन आता है। टेंडन इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी जब मसल सिकुड़ती है, फैलती है, तो उसी हिसाब से मूवमेंट होती है। ऐसी इनवॉलेंट्री मसल और हमारी कार्डिक मसल्स की बात थी। अब ये जो मूवमेंट जो होती है हमारी मसल में होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर्स को जो हम बात करते हैं, तो एक एक करके जब हम इसको हम बारीकी से देखते रहते हैं, तो हमारा जो पूरा मसल जो होती है वो बहुत सारे फाइबर से बनी हुई होती है। तो एक उसको हम देखते हैं, तो वहां पर उसकी एक लेयर होती है एपिमाइजियम, उसके अंदर भी हमारा फिर बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेसिकुलाई। उसके अंदर भी फिर हम जो निकालते हैं, तो एक्चुअली में फिर वो एक हमारा मसल फाइबर निकलता है, और उसमें भी हमारे मायोफाइब्रिल होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये लेयर टू लेयर बन के पूरा बंडल बना के हमारी बनाते हैं। अगर एक मसल फाइबर को देखते हैं हम, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर खुद के इनके जो लेयर होती है, जिसको सार्कोलीमा बोलते हैं। जैसे कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी सार्कोलेमा होती है, इसके अंदर इसका खुद का साइटोप्लाज्म होता है, जो कि सार्कोप्लाज्म होता है। यहाँ पे इनके खुद के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली वहां पर हमारा कैल्शियम आयंस को ये जो है स्टोर हाउस करके रखता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो मसल के अंदर यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इन्हीं की वजह से ही हमारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो वो हमारे बनते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। एक्टिन मायोसिन दो हमारे प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे यहाँ के डार्क और लाइट बैंड्स को बनाने में मदद करते हैं, और उन्हीं के ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से जो है मसल जो है मूव करती है। हमने पहले इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था। इसमें आई और ए बैंड बनते हैं, जो कि हमारे एक्टिन और मायोसिन उसके होते हैं। तो जब मायोसिन फिलामेंट्स हमारे गोल्ड स्टिच की तरह होते हैं, वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचते, तो बीच का गैप कम होता है और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और इसके लिए हमारा एनर्जी और कैल्शियम भी चाहिए होता है। अगर ये नहीं होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर के अंदर इस पिक्चर में बहुत तरह की मांसपेशियों के बारे में बताया गया है। हमने कॉमनली पहले कहाँ पे है, क्योंकि 600 से ऊपर की है, हम इनको पहले हम
देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है, ये तो हम कर चुके हैं। ओके, इसको भी हम कर चुके हैं शायद। ओके, मैं इनको डिलीट करती जा रही हूँ हाथ के हाथ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले लेती हूँ मैं। तो हमारे को अच्छा, मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को, जो अभी हमने देखा एटीपी और एनर्जी, तो कैल्शियम है ना, तो जो हमारे एटीपी जो फॉर्म होती है मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे फेफड़े और हमारी कुछ एयर चैनल्स होते हैं, उनके माध्यम से बनता है। जो भी हम सांसें हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन होता है, और जब हम बाहर खींच छोड़ देते हैं वो हमारा एक्सपायरेशन होता है। तो वायुमंडल से हम हवा खींच के फेफड़े तक पहुंचाते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। फिर हमारे फेफड़ों से हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने वाला इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाक, हमारी ग्रसनी लैरिंग्स है, हमारे ट्रैकिया, हमारे ब्रोंकियाइज, ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वोलाई, और फिर हमारे लंग्स होते हैं। ये सारा हमारे जो है, नोज हमारा जो होता है, एयर जो है यहाँ से हम खींचते हैं और बाहर भेजते हैं। यहाँ के अंदर की जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी एयर को जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है, और उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी देते हैं और टेम्परेचर भी चेंज करते हैं। फिर हमारे खोखली कुछ गुफाएं होती हैं हमारे स्कल के ही अंदर होती हैं, जो कि हमारे, जो भी हम सांस में हवा अंदर लेके जाते हैं, वो उसके अंदर उसके टेम्परेचर को और उसके ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में मदद करती हैं। तो हमारे साइनस जो 4 तरह के होते हैं, फ्रंटल साइनस, और हमारा मैक्सिलरी साइनस, और हमारा स्फेनॉइड, और हमारा इथमॉइड साइनस। ये हमारे मदद करते हैं कि जो भी इनहेल करते हैं हम हवा, वो हमारी प्रॉपर मेंटेन रहे। नाक से बाद हमारी जो हवा जाती है वो फेरिंग्स से जाती है। फेरिंग्स से 3 पार्ट होते हैं, एक नाक का होता है, एक मुंह का होता है, और एक लैरिंग्स के साथ अटैच होता है। तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हवा और खाना दोनों एक साथ जाके नीचे जाते हैं। और उसके बाद हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स में बेसिकली हमारा वोकल कॉर्ड होते हैं, और वहां पे हमारे ऊपर एक एपिग्लॉटिस भी होता है, कि हमारा खाना कहीं हमारी सांस की नली में ना चला जाए, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। लैरिंग्स में बेसिकली हमारा स्वर यंत्र होता है, जो भी हमारी आवाज निकलती है वो हमारे वो हमारे लिए हेल्प करता है। उसके बाद हमारी सांस की नली मुख्य रूप से शुरू होती है ट्रैकिया, जो कि हमारा कार्टिलेजिस से बना होता है, सी शेप के कार्टिलेजिस से होते हैं, जो कि हमारे लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। फिर वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, दोनों लंग्स में जाने के लिए, राइट और लेफ्ट की तरफ होता है। फिर उसके अंदर बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती चली जाती हैं, और वो हमारे कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसके अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग भी रहती है, कि कोई भी धूल मिट्टी जो है हमारे फेफड़े तक ना पहुंचे, प्रोटेक्शन के लिए। ब्रोंकाई हमारी 2 में, राइट और लेफ्ट के बाद फिर वो और छोटी 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 ब्रोंकाइल्स हो जाती है, फिर ब्रोंकाइल्स एंड में हमारे एल्वोलाई तक जाती है। एल्वोलाई एक तरह से कि हमारे गैस के गुब्बारे की तरह होते हैं, जो कि बहुत सारी खून की नालियों से होते हैं। तो जब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ब्लड हमारा जो है ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में दे देता है। तो हमारे लंग्स जो हैं ये एल्वोलाई से भरपूर होते हैं। 2 ही लंग्स होते हैं हमारे, राइट और लेफ्ट होते हैं। राइट लेफ्ट में हमारे 3 लोब्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, और लेफ्ट हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, और उसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। उसकी जगह एक्चुअली बीच में हमारा दिल होता है। दिल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, इस वजह से उसके स्पेस की वजह से हमारे को लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ की मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्लूरा हम बोलते हैं। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे को लंग्स के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसके बाद जो है, ओके, मसल्स जो हमारी मदद करती हैं, सब मुख्य मसल होती है, डायफ्राम होती है, जो कि हमारी पेट और छाती को अलग अलग करती है। एक डायफ्राम मसल है, डायफ्राम जब सिकुड़ती है, फैलती है, उस तब से ही हमारे फेफड़ों को जगह भी मिलती है ज्यादा। फिर हमारी दोनों हड्डियों के बीच में मसल्स होती है, जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल मसल्स बोलते हैं। ये ओब्लिक शेप में होती है। तो ये टोटल हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारे सांस लेने में
जो है मदद करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नाइट्रोजन जो 79 होता है, सांस छोड़ते हुए भी उतना ही चला जाता है, हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन नहीं रहता है। फिर ऑक्सीजन 21 जाता है और वापिस देखो 16 चला जाता है, सिर्फ हमारे शरीर में 5% ही रहता है और हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% आता है, लेकिन निकलता ज्यादा है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो वहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ता है, जो कि हमारे लिए ठीक भी नहीं होता, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकाला जाता है। इसके साथ साथ कुछ हमारे और भी गैसेस जाती हैं और ह्यूमिडिटी भी जाती है, जो कि हमारे जो जल वाष्प, जो हमारी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन हमने बोला था कि जब हमारे फेफड़ों से हमारे जो है ब्लड के अंदर जब वो जो ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक एक हमारे सेल तक जाती है। वहां से इसको ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है। सांस लेने की जो दर होती है एडल्ट में 16 से 20 एक मिनट में होती है और बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है, 25 से 40 हो जाती है। स्त्रियां जो है ज्यादा ले, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वो ले जाती है। जब आप कोई मेहनत का काम करते हो तो आपकी जो है सांस जो है बढ़ जाती है। तो लेकिन हमारे फेफड़ों की क्षमता होती है पुरुषों में लगभग 6 लीटर तक हो जाती है, फीमेल्स में 4200 मिलीलीटर की ही होती है। और जब वो जो डायफ्राम जो एपिग्लॉटिस होता है, कई बार झटके से बंद हो जाता है, हिचकी आती है, खराटे, जब हमारी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं कई बारी, तो वो हमारे को गले में जब हम सांस लेते हैं तो वो एक तरह की आवाज करती है, जिसको हम खराटे बोलते हैं। तो हमारे सबसे रेस्पिरेटरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई होती है एल्वुलाई। एल्वुलाई जहां तक हमारी फेफड़ों से हवा जाती है, वहीं से ही फिर आगे वो ब्लड के अंदर चली जाती है। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या मेन मुख्य क्या काम है हमारा, गैसेस के उसका एक्सचेंज करना, जो हवा जाती है उसको नमी देना, उसको उसका बॉडी वार्म करना हमारे शरीर के अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ नाक हमारी सेंस ऑफ स्मेल को भी हेल्प करती है, बोलने में मदद करती है, प्रोटेक्शन होती है कोई भी धूल मिट्टी के कण से। हमारा ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारे शरीर के पानी के भी मेंटेन करता है, बॉडी के भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से हमारे बॉडी का जो पीएच है, एसिड बेस का बैलेंस है, वो भी रहता है, निकलने में भी हमारे को ये मदद करते हैं। तो लंग्स के बारे में हमने कहा था, इसकी जो कवरिंग होती है वो हमारी प्लूरा होती है, 2 कवरिंग होती है, उनके बीच में लिक्विड भी होता है, तो वो इन्फेक्शन के टाइम पे अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। और लंग्स से हमारा जो बेसिकली जब वो जो ब्लड है वो पहले हमारे हृदय तक जाता है, हृदय उस पूरे ब्लड को हमारे शरीर के हेल्प के लिए आगे भेज देता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन और हमारा ब्लड में एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, कि जब जो चीज ज्यादा होती है वो वहां से निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो ऐसी हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आपस में आराम से जो है उनका आदान प्रदान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है एक ये एल्वुलाई है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा थी तो वो बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा होती है तो वो अंदर आ जाती है। तो इस तरह से ही हमारे एक्सचेंज चलता रहता है। ये एक एक अंग तक हमारा इसी तरह से ब्लड जो है पहुंच जाता है। तो लंग्स की क्षमता को देखने के लिए हम कुछ उनके टेस्ट करते हैं, जिनको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और उनकी कैपेसिटी को जानने के लिए तो अलग अलग हमारे होते हैं। हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो होती है मेन जो होती है वो टाइडल वॉल्यूम होती है, जो कि हमारी 500 ml तक होती है। जब हम एक नॉर्मल जो सांस छोड़ने के बाद भी हमारी जो है हम एक रेस्ट में कितना सांस अंदर बाहर करते हैं वो इतनी ही रहती है। और जब हम एक पूरी तरह से सांस अंदर लेने के बाद भी जितनी भी हमारी सांस जो है रहती है वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी में बाहर निकालने के बाद भी जितनी रह जाती है, फिर रेजिडियल वॉल्यूम है कि हम कितनी भी श्वास बाहर निकालते हैं फिर भी फेफड़ों में रह जाती है। अगर नहीं रहेगी तो क्या होता है, हमारे फेफड़े आपस में चिपक जाएंगे। हमारी 1200 की तकरीबन होती है। तो ये अलग अलग हमारी कैपेसिटीज हैं, ये हम पहले हमने जब किया था, आप इनको थोड़ा सा और अच्छे से आप याद कर लेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी को हम कहेंगे IIRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये कुल मिला के हमारी 4800 के तकरीबन होता है। कि अधिक से अधिक सांस अंदर लेने के बाद और हम अधिक से अधिक बाहर छोड़ने के बाद भी जितना हमारा बनता है वो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। इस तरह से ये हमारी सारी हम इनको देखते हैं। अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर हमें आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के सहारा लिया जाता है, मशीन के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े हमारे शरीर को पहुंचा रहे थे, फिर वो एक माध्यम होता है एक मशीन का, जो कि वेंटिलेटर पे हम उसको बोलते हैं।
तो वो जब नेचुरल वेंटिलेशन तो यही होता है कि जो हवा बाहर की आ रही है हमारे शरीर के उसमें प्रॉपर हो और फिर वो बाहर चली जाए। लेकिन जब हमारे लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं तो ये नहीं हो पाता है, तो वो हम आर्टिफिशियल मशीन के माध्यम से हम इसको करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन जो हमारी जा रही थी, ये जो ब्लड हमारे लेके जा रहे थे, तो ये हमारे काम जो करता है, ब्लड भी हमारे अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहे होते कि पूरे में फैलना होता है। तो ये जो ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं हमारा हृदय करता है, जो कि एक पंप है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन लिए हुए खून को पूरे शरीर तक फैलाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है। तो ये सिस्टम हमारा सामान्य रूप से चलना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? हमारा हृदय करता है। हृदय बेशक अगर आप देखोगे आपकी मुट्ठी के जितना ही होता है, और ये पंपिंग ऑर्गन है, और ये कार्डियक मसल से ही होता है, जो कि नॉन स्टॉप निरंतर काम करती रहती है। दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, हमारे स्टर्नम के पीछे होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, और इसका वजन लगभग 300 ग्राम का मान के चलेंगे। पुरुषों में थोड़ा सा कंपैरेटिवली तो महिलाओं से ज्यादा होता है। इसकी खुद की एक लाइनिंग होती है, जैसे फेफड़ों की लाइनिंग थी, लिप प्लूरा थी, इसकी होती है पेरिकार्डियम होती है, 2 लेयर होती है, उनके बीच में भी इसके थोड़ा सा फ्लूइड होता है, ताकि जो है इसको कोई झटका ना लगे, इसको कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे। तो हमारी मसल्स की जो बेसिकली हमारी 3 लेयर होती है, जो हमारी मसल का ही बना है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं। तो सबसे बाहरी वाली जो हमारी होती है एपिकार्डियम, फिर उसके अंदर वाली मायोकार्डियम, और अंदर से भीतर वाली एंडोकार्डियम। तो 4 हमारे कमरे होते हैं हमारे हृदय के, 2 ऊपर और 2 नीचे, और फिर वो दोनों भी आपस में राइट और लेफ्ट में विभाजित होती है। इस तरह से 4 कमरे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में ऊपर और नीचे वाले कमरों में आपस में जो है एक कनेक्शन रहता है वॉल्व के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट साइड में ऊपर की तरफ हमारा जो है गंदा खून आता है, एक तरह से आप कहोगे, और वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वो हमारे आगे लंग्स की तरफ चला जाता है। वहां पे इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से ऑक्सीजन दे दिया जाता है। जब ऑक्सीजन लेके फिर वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से जब प्रेशर बढ़ता है नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पूरे शरीर में भिजा देता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है, देखो कितनी मोटी वो लेयर है। ये जो लेयर है, मसल की लेयर है, ये मोटी है। बाकी और किसी चैम्बर की नहीं है, ना राइट एट्रियम की, ना लेफ्ट एट्रियम की, ना राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा इसकी है। क्यों? राइट वेंट्रिकल तो ये ब्लड भेजना है सिर्फ लंग्स के पास, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो अच्छा प्रेशर चाहिए होता है। तो अच्छे प्रेशर के लिए अच्छा जो है क्रिएट करने के लिए उसके अच्छी खासी यहाँ पर मोटी थिक, ये इसकी वॉल जो होती है काफी थिक होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि कौन से चैम्बर की जो है वॉल जो है बहुत थिक होती है, वो होती है हमारे लेफ्ट वाले की। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो अननोन कॉलर, हम एक मिनट, हमारे इसमें ब्लड जो आता है, ब्लड फ्लो जो होता है ऊपर राइट से स्टार्ट होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, और हमारा इसमें जाता है लेफ्ट में हमारा अच्छा आता है। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, हमारे इंफीरियर वेना केवा, जो बड़ी बड़ी वेना केवा, जो हमारी बहुत बड़ी वेन्स होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट वेंट्रिकल से। हमारा यहाँ के दोनों के बीच में दरवाजा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जहाँ के हमारे 3 कस्प होते हैं, 3 आधे मून की शेप में दरवाजे होते हैं, वॉल्व होते हैं। राइट वेंट्रिकल से जाता है, फिर वहां से हमारा पल्मोनरी वॉल्व खुल जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से राइट और लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। वहां से फिर जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है, जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। वहां पे हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है, मेट्रल वॉल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में जाता है। वहां से फिर पूरे शरीर को वापस खून देने की तैयारी हो जाती है, अयोर्टा में जाता है। अयोर्टा में जाने से पहले अयोर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। अयोर्टा की 3 मेन मुख्य ब्रांचेस होती हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर को ऊपर नीचे सारे में जो है पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लड जो है पूरे में सर्कुलेट हो जाता है। इसी पिक्चर में वही चीज दिखाई गई है। वॉल्व्स हमारे 4 होते हैं, ट्राइकस्पिड, माइट्रल, पल्मोनरी वॉल्व, एयोर्टिक वॉल्व, है ना। ये हमारे इस तरह से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि कहाँ से ब्लड आता है।
उसके बाद कंडक्शन सिस्टम होता है, खुद हार्ट जो हमारा इसको एक अपना इसका खुद का ही नर्वस सिस्टम होता है, आप ऐसे कह दो कि जो इसको धड़कने के लिए करता है, जो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए करता है, जो वहां से शुरू होता है, ऐसे नोड से होता है साइनो एट्रियल नॉल, जो कि हमारे राइट एट्रियम के पास होता है। यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पन के पास होता है, और वो आप देखोगे दोनों पहले एट्रियम को सिकुड़ने के लिए करता है, फिर वहां से पास होता हुआ एवी नोड, जो एट्रियम एट्रोवेंट्रिकल नोड के पास होता है, एवी नोड के पास होता है, वहां से फिर इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, जो कि हमारे राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में होती हैं, और उसके बाद वो हमारे पूरे वेंट्रिकल्स पे स्प्रेड हो जाती हैं, जिनको हम पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा जो होता है, हम इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, जो निर्माण होता है पुरकिंजी फाइबर से, और राइट और लेफ्ट जो हमारी जो एवी बंडल की जो हमारी होती है एवी नोड के बाद। तो यहाँ से हमारा इस तरह से पूरे हृदय को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और 1 मिनट में कितना 72 बार ये धड़कता है। तो ये वॉल्व्स हमारे फिर से यहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है, और ब्लड हमारा जो है जो फ्लो करता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारे, इसका पीएच होता है 7.35 से 7.45, स्लाइटली हमारा क्या है ये अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम रहती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है, जी फ्लो रहता है इसीलिए, और हमारे बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, 7 से 9% हमारे बॉडी वेट के हिसाब से होता है। इसका निर्माण जो होता है, इसमें हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि 55% होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे सेल से बनता है, जिसमें कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स लगभग 44% का होता है, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सिर्फ 1% ही होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा बना हुआ होता है वो 90% पानी का ही होता है, फिर उसमें कुछ प्रोटीन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, इसमें कुछ हमारी गैसेस भी घुली हुई होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो एक ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड की क्लॉटिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, और हमारे इन्फेक्शन वगैरह को भी भगाने में, एंटीबॉडीज को डेवलप करने में भी ये मदद करते हैं। तो 3 तरह के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, और इस तरह से बॉडी में पहुंचाते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इम्यूनिटी में काम करते हैं। तो हमारी रेड ब्लड सेल्स की जो होती है वो 120 दिन की होती है। ये हमारे शरीर के अंदर 40 से 60 लाख की प्रति क्यूबिक एमएम में होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे 4000 से लेके 11,000 तक के उसमें होते हैं। 13 से 20 दिन की इनकी होती है, और प्लेटलेट हमारे 5 से 9 दिन होते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, क्लॉटिंग में ये मदद करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे 2 तरह के होते हैं, एक के अंदर दाने नजर आते हैं जिनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, फिर एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल, इस तरह से हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अलग अलग तरह का ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता करते हैं, किसी बैक्टीरिया को खा जाते हैं, किसी के अंदर हमारे बॉडी के में एलर्जिक रिएक्शन दिखाते हैं, किसी के अंदर हमें छींक आएगी, किसी के अंदर हमें पित्त निकल आएगा, इस तरह से काम करते हैं, बैक्टीरिया को मार गिराने का काम करते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है मोनोसाइट, ठीक है, सबसे बड़ा हमारा मोनोसाइट होता है। फिर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये भी हमारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल ये डेवलप करते हैं हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग जगह पे हमारे। तो इस तरह से हमारे 2 भागों में विभाजित करते हैं, इनका काम उसी हिसाब से हमारे बेसिकली इम्यूनिटी में करता है। प्लेटलेट हमारे शरीर को क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कई बार हमारा खून बहता ही रह जाएगा, तो ठीक नहीं है। जब कहीं कट वट लग जाता है हमारी कहीं पे इस तरह से होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉडी का क्लॉटिंग का होता है। तो प्लेटलेट्स जो हमारे उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, जब कैल्शियम की मदद से वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में वहां पे एक एंजाइम क्रिएट होता है जो कि हमारे को थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन जो है वहां पर एक तरह का क्लॉट जमा देता है फाइब्रिन की मदद से, और वहां पे सारे हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्डियक साइकिल ये हमने देखा था कि जो हमारा कार्डियक साइकिल है, जो हमारा हृदय के जो हमारे चैम्बर्स जो थे, चारों चैम्बर्स थे, वो सब मिलके जो है अलग अलग टाइम पर उनका रिलैक्सेशन और उनका
कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है। तो जो हमारा आर्टीरियल सिस्टोल होता है, आर्टीरियल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए करते हैं और वो रिलैक्स करते हैं 0.7 सेकंड तक। वेंट्रिकल सिस्टोल हमारा 3 सेकंड तक होता है और वो रिलैक्स करते हैं 5 सेकंड का। दोनों के अलग अलग हम एक साथ ये करते हैं तो 0.8 सेकंड हमारा ये पूरा साइकिल चलता है, जो कि हमारा एक हृदय का साइकिल होता है। तो हमारा एक उसमें एक साइकिल हमारा 0.8 सेकंड का होता है। तो 1 मिनट में हमारा दिल जो है 72 बार धड़कता है। और कितनी बार हमारा जो है एक बार में हमारा ब्लड कितना निकाल देता है तो उसको काउंट करने के लिए तो हमारा जो है एक चक्र में 70 ml जो है ब्लड पंप किया जाता है। तो इसके लिए मतलब हमें पता चाहिए हमारा दिल जो है 72 बार धड़कता है, उसको 70 ml से काउंट करके हम करेंगे तो 5 लीटर हमारा एक उस साइकिल में हमारा ब्लड जो है हो जाता है। ब्लड प्रेशर को काउंट करने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर को चेक करते हैं। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा, जब आर्टरीज पे ज्यादा वो हमारा क्रिएट करता है जो ब्लड, जो वो आर्टेरियल होता है, वीनस पे जो हम करता है वो हमारा वीनस होता है। और ऐसे ही हम इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सिस्टोलिक होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है वो हमारा डायस्टोलिक होता है। इसकी हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120 से लेके 90 के बीच में होती है और ज्यादा या कम हमारे बीमारी को करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इज इट ओके, शैल आई कंटिन्यू? और आई थिंक सो कि आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे, तो आज यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा फास्ट तो मैं भी नहीं करा पाऊंगी और एक दिन में नहीं करा पाऊंगी, मुझे 2 से ज्यादा चाहिए। तो इसको मैं कंटिन्यू करूं या अगर आप कहते हैं तो? यस मैम। मैं कोशिश करूंगी कि कल इसको और मैं आपकी क्लास ले लेती हूँ उसी समय पे, ठीक है? क्योंकि मैं भी बोलते बोलते ना थोड़ी देर के बाद मुझे भी ब्रेक चाहिए। तो या तो मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, कल मैं आपकी क्लास थोड़ा सा जल्दी ही लूंगी, ठीक है? जैसा भी ओके होगा मैम। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, नहीं तो ये समय तो है ही आपका। ओके जी जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। जी मैम। मैं यही पे करती हूँ ओके लीव। मैम। ओके, थैंक यू मैम, हरिओम। हरिओम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। कह रहे थे भैया एक्चुअली मैंने लेफ्ट कर दिया। हाँ, कहें रिकॉर्डिंग था बंद कर दीजिए, एक सूचना थोड़ी सी दे हाँ, दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी मैंने। नो मैम।